नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन कक्षा 10 की 12वीं प्रश्नावली है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और पुरानी किताब में इस प्रश्नावली को 13 नंबर दे रखा है। अपने को बात करनी है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, और आज की क्लास में हम सिर्फ बात करेंगे आयतन के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए एक अलग से क्लास है, आयतन के बारे में बात करेंगे। अब आयतन होता क्या है, और 10th क्लास के संबंध में देखा जाए तो आयतन भी किसका ज्ञात करना है, सिर्फ 3D आकृतियां। और वैसे भी आयतन किसका होता है, सिर्फ 3D का। क्षेत्रफल तो 2D, जैसे आयत वर्ग त्रिभुज इनका भी ज्ञात कर सकते हैं वर्ग का, लेकिन आयतन किसका होता है, सिर्फ 3D आकृतियां। 3D में कौन कौन सी आ सकती है हमारे पास, बेलन आ सकता है, उसके बाद में गोला आ सकता है, शंकु आ सकता है, घन आ सकता है और घनाभ आ सकता है। ये सभी आकृतियां होती है 3D। 3D का मतलब 3D का मतलब होता है जिसमें 3 डायमेंशन, 3 माप दे रखे हो। 3 माप कौन कौन से होते हैं, इसका मतलब एक इसमें लंबाई होगी, और इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, चौड़ाई भी होगी, और कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, ऊंचाई भी होगी। इस प्रकार से होगी, यानी 3 डायमेंशनल जरूर होगी। और कुल मिला के ऐसी आकृति होगी जिनके अंदर कुछ ना कुछ भरा जा सके, कुछ मतलब देखा जाए तो ऐसे रखा जाए समतल में, तो कुछ ना कुछ उभार के ऐसी आकृति रखी जा सकती है, ऐसी आकृतियां होती है। तो हम सबसे पहले हम इसके बारे में अलग अलग सूत्र है, उन सूत्रों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में जो भी प्रश्न है देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, हमारे पास आता है घनाभ। अब घनाभ दिखने में कैसा होता है भाई, घनाभ सबको पता है, हम आकृति जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले एक आयत बनाया जाता है, और इसके ऊपर एक और आयत बनाया जाता है, तो इस प्रकार से फिर इन भुजाओं को आपस में मिला दिया जाता है, इन कोनों को। तो हमारे पास एक घनाभ बन के हमारे सामने आता है। अब इस घनाभ की कुछ ना कुछ क्या होगी, लंबाई भी होगी। मान लो इसकी लंबाई L है, इसकी फिर चौड़ाई भी होगी, मान लो चौड़ाई B है, और इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई भी होगी, ऊंचाई मान लो H है, ये भुजा ऊंचाई कहलाती है, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई L, चौड़ाई को B लिखा है और ऊंचाई को हमने H लिखा है। मैं लिखूंगा L यहाँ पर क्या है, लंबाई, B क्या है, चौड़ाई, और H क्या है, ऊंचाई। ऐसा ही है। अब देखें, वैसे घनाभ को देखा जाए तो ऐसे आकृति देखा जाए तो मैं एक आपको मॉडल बताता हूँ। ये मान ले एक है जो भी गत्ता है, ये घनाभ के आकार का है, अंदर से बिल्कुल खोखला लिख रहा है आपको। इधर से देखकर ये इसकी पूरी क्या हो जाएगी, लंबाई, और ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई, और जो तीसरी बस्ती वो इसके क्या कहलाएगी, ऊंचाई। इस साइड से देखा जाए वापस से, तो ये जो लंबी भुजा जा रही है इसकी लंबाई हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और ये वाली हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब हमें क्या ज्ञात करना, इसका आयतन ज्ञात करना। देखो आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, आयतन का मतलब होता है कोई भी आयतन पूछे, धारिता पूछे, ये सब है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कितनी वस्तु आ सकती है, कोई भी गैस भरे, लिक्विड भरे, कुछ भी भरे, उसमें कितना आ सकता है, वो अपने अंदर कितना समा सकता है, वो उसका आयतन होता है, या धारिता भी कह सकते हैं। तो ये ज्ञात करने के लिए घनाभ के आयतन का सूत्र होता है भाई, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के संबंध में देखा जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आयतन सिर्फ एक ही होता है, एक बार में होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अर्ध आयतन के लिए 2 का भाग दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ घनाभ के आयतन का सूत्र ध्यान रखना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ से देखा जाए तो ये भी मान लो लंबाई किस में है, सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी किस में होगी, सेंटीमीटर में, और ऊंचाई भी मान लो कुछ ना कुछ सेंटीमीटर में, यानी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऐसे लिखे, मान लो कोई भी मान है, सबके पीछे सेंटीमीटर लगेगा। अब जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर को आपस में 3 बार गुणा होगा तो सेंटीमीटर की घात कितनी बन जाएगी भाई, सेंटीमीटर की घात बन जाएगी 3, और 3 घात को बोला जाता है घन। 2 घात को हम वर्ग कहते हैं और 3 घात को बोलते हैं घन। इसलिए आयतन का जो मात्रक होगा, कोई भी आयतन ज्ञात करेंगे, इसका मात्रक किसी का भी हो, घन का जरूरी नहीं है, जब कभी भी आयतन ज्ञात करें तो उसका मात्रक होगा पीछे घन इकाई,
घन इकाई। जिस प्रकार क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, इसी प्रकार इसका होगा घन इकाई, यानी मान लो 15 घन सेंटीमीटर, 15 घन मीटर, ऐसा कुछ आ सकता है, 15 घन मिलीमीटर, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था घनाभ के संबंध में। नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में, बेलन के बारे में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आकृति हमारे पास है घन, और घन की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। सबसे पहले एक वर्ग बनाया जाए और इसके ऊपर एक और वर्ग बनाया जाए और इनके कोणों को आपस में मिला दिया जाए। ये हमारे पास एक क्या बन के आता है, घन, जिसको हम पासा भी खेलते हैं तो ये भी उसका होता है, ये घन के आकार का ही होता है। अब इसकी भी कुछ ना कुछ क्या होगी, लंबाई, इसको मान लो इसकी लंबाई ये है और इसकी चौड़ाई भी क्या है, ए है, और इसकी ऊंचाई भी क्या है हमारे पास, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये भी कितनी है भाई, ये हो गई लंबाई और ये चौड़ाई हो गई और ये हो गई ऊंचाई, तीनों ए है। मतलब घन और घनाभ एक जैसी आकृतियां दिखती है, लेकिन घनाभ के अंदर क्या होता है, आमने सामने के फलक है, उनकी लंबाइयां बराबर होती है। लेकिन घन यानी वर्ग के जैसा होता है, वर्ग का सेम गुण फॉलो करता है, 6 वर्ग आपस में चिपके होते हैं। तो इस घन के अंदर सभी भुजाएं आपस में कैसी होती है, इसकी बराबर, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में कैसे होते हैं, एकदम बराबर होते हैं। इसका मतलब जिस प्रकार हमने घनाभ का आयतन लिखा था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इस प्रकार इसको भी लिखेंगे लंबाई, इसकी लंबाई कितनी भाई ए, गुणा इसकी चौड़ाई भी कितनी है ए, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है ए, तो ये क्या हो गया ए क्यूब। और ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने भुजा ली है, इसका मतलब इसका आयतन लिख सकते हैं भुजा का क्यूब। ये किसका आयतन होता है, घन का आयतन। और इसका भी मात्रक क्या होगा भाई, घन इकाई। यहाँ पर लंबाई भी कितनी है भाई ए, और चौड़ाई भी कितनी है ए, और ऊंचाई भी कितनी है ए, सभी भुजाएं कैसी आपस में बराबर हैं। नोट करें। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेलन, और बेलन कुछ इस प्रकार का होता है भाई। यहाँ पर एक सीधा पाइप जैसा होता है, किसी पाइप को मान सकते हैं। बेलन दो टाइप का हो सकता है, खोखला भी हो सकता है और सॉलिड यानी ठोस भी हो सकता है। और आपको दोनों कंडीशन में भी आयतन ज्ञात करने को कह सकते हैं। अगर खोखला बना है तो ऐसा पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी। और अगर ठोस बना है तो ये पूछा जा सकता है कि ये कितने लोहे से बना है, कितने पदार्थ इसमें लगा है, वो भी आयतन ही होगा इसका। अगर लकड़ी का बना है, लोहे का बना है, चांदी का बना, तो इसमें कितनी चांदी लगी है बनाने को। अब इस बेलन की कुछ ना कुछ क्या होगी भाई, ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसकी क्या कहलाती है, ऊंचाई, यानी बेलन की लंबाई बेलन की ऊंचाई कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक है, ये इसकी क्या कहलाएगी, ये एक वर्ताकार भाग है देखा जाए। और वृत्त की कुछ ना कुछ क्या होती है, त्रिज्या होती है। पूरी लंबाई का है तो व्यास होता है, और उसके आधी क्या कहलाती है, त्रिज्या, यानी ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और बेलन दोनों तरफ से एक जैसा मानना हमें, तो ये भी क्या कहलाएगी, आर ही कहलाएगी, त्रिज्या ही कहलाएगी। इसकी भी लंबाई क्या होगी, आर ही होगी। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल देखा जा सकता है, तो ये एक बेलन के आकार का हो सकता है, इसको बेलन कह सकते हैं। इसकी कुछ ना कुछ क्या है, हाइट है, और इसका ये गोलाकार भाग देखा जाए, वर्ताकार भाग, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी भाई, त्रिज्या होगी। यानी इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की त्रिज्या, और पूरा क्या कहलाएगा, व्यास। अब हमें कह जाए ऐसा एक, हमें कोई भंडी दे दी जाए और इसे बोले जाए डिब्बे का भाई आयतन ज्ञात करना, कि इसमें कितना पानी आएगा। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन को सूत्र होता है, वो सूत्र अप्लाई करेंगे। अब देखें सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर पाई का मान है, जो भी किताब वाला कहे तो 3.14 या फिर 22/7 दोनों भी ले सकते हैं। अगर किताब में प्रश्न में कह रहा है कि 3.14 लेना, तो हमेशा ही 3.14 लेंगे, नहीं तो सदैव ही जब कुछ भी नहीं कहा जाए तो 22/7 ही लेना है। अब यहाँ पर आर क्या है, इस बेलन की त्रिज्या, जो वर्ताकार भाग है इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, और एच इस बेलन की क्या है, ऊंचाई। इस प्रकार बेलन के आयतन का सूत्र होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7 या 3.14 गुणा आर स्क्वायर, यानी इस त्रिज्या का मान, जो वर्ताकार भाग है इसका मान रखेंगे, और साथ में इसकी क्या रखेंगे, ऊंचाई गुणा के रूप में। तो किसका मान आ जाएगा, बेलन के आयतन का। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है गोला। गोले का आयतन देखना है, और उसके बाद में अर्ध गोले का भी देखना है। अब गोला कुछ इस प्रकार का कह सकते हैं, कोई भी लोहे का मान ले, किसी भी ठोस का बना हो सकता है गोला। मतलब वर्थ एक 2D है और गोला कैसा है, 3D, यानी गोले में कुछ नहीं, त्रिविमी में रखा जाए तो उभरा हुआ रखा जाएगा। ऐसा मान सकते हैं, कोई क्रिकेट की गेंद ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं, एक तरह से गोला है सब।
अब आपको गोले का आयतन ज्ञात करने को कह सकता है। गोले का आयतन बोले तो ये ज्ञात करने को कह सकते हैं कि ये किसी भी पदार्थ से बना है, अगर ठोस है तो किसी भी पदार्थ से बना है तो ये इसमें कितना पदार्थ लगा है इसको बनाने में, तो उस समय भी हमें इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। और कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, अगर खोखला है, मान लो कोई गोलाकार टंकी है, तो आपको कहेगा इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है। या फुटबॉल के संबंध में बात की जाए तो ऐसा ही फुटबॉल है जिसकी त्रिज्या वगैरह कुछ दे रखी होगी और आपको पूछा जाएगा इसमें कितनी हवा आ सकती है, कितना पानी आ सकता है, कोई टंकी वगैरह है तो। अब उसका आयतन ज्ञात करने के लिए गोले के आयतन का सूत्र होता है भाई, गोले का आयतन, और इसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3, पाई का मान 3.14 या 22/7 जो भी प्रश्न कह रहा है वो लेना है, और आर इस गोले की क्या होगी, त्रिज्या जो सदैवी दे रखी होगी। तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आपको याद रखना है ये सूत्र। अब उसके बाद में अर्धगोला, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अर्धगोला के आकार का कोई ना कोई आपको आकार दे रखा हो, आकृति दे रखी हो, कुछ वस्तु दे रखी हो जो अर्धगोले जैसी हो, और उस अर्धगोले का हमें क्या ज्ञात करना, आयतन। अर्धगोला मान लो एक फॉर एग्जाम्पल ऐसा ये अर्धगोला होगा, ये देख लो एक अर्धगोले जैसा दिख रहा है आपको। अगर यहाँ से भी नीचे को इसको थोड़ा गोल माना जाए, इसका गोल नहीं है लेकिन आप गोल माने तो एक अर्धगोले जैसा दिख रहा है, ऐसे दोनों को आपस में चिपकाएं तो पूरा गोला बन जाता है। यानी पूरे गोले का आधा कर रहा है तो क्या बन रहा है, अर्धगोला। और आपको कहें इस अर्धगोले के अंदर कितना, कोई भी वस्तु आ सकती है, कोई भी पानी आ सकता है, दूध आ सकता है। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं, सिर्फ गोले के आयतन का सूत्र याद रखना है, कितना हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोले में मैंने क्या किया, इस गोले को यहाँ से आधा कर दिया, किया या नहीं किया, तो हम भी क्या करेंगे, इसके आयतन में भी इसका आधा कर देंगे, इस पूरे का क्या कर देंगे, आधा। और जब कभी भी मैंने कहा था आधा करना है तो 2 का भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र में इस 2 का भाग दे देंगे। तो अर्धगोले का आयतन कितना आ जाएगा भाई, 4/3, और इसमें भाग किसका देना है भाई, 2 का पाई आर क्यूब। और यहाँ से 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और हमारे पास सूत्र क्या आता है बन के 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या याद रखना है, 2/3 पाई आर क्यूब। और वैसे भी आप अगर 4/3 पाई आर क्यूब निकालते हैं और लास्ट में जाके 2 इसका आधा कर देते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब किसका आ जाता है, एक अर्धगोले के आ जाता है। देखें नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है शंकु। और शंकु को यानी जिसको कौन भी कहते हैं, आइसक्रीम कौन होता है वैसी प्रकार का क्या होता है शंकु, और ऊपर से तिकोना होता है और नीचे का भाग वर्ताकार होता है, और जिसकी त्रिज्या क्या माने, आर मानी जाए, और इसकी जो सीधी ऊंचाई वो क्या कहलाती है, एच। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के संबंध में हम देख रहे हैं तो इसकी तिर्यक ऊंचाई एल कहलाती है, लेकिन यहाँ पर एल का कोई काम है नहीं। हमें क्या ज्ञात करना है, इस शंकु का आयतन। मान लो ऐसा कोई शंकुआकार बर्तन है और आपको पूछा जाए इसमें कितना पानी आ सकता है, कुछ ना कुछ इसकी धारिता ज्ञात करनी हो, या ऐसा शंकुआकार किसी लोहे का, चांदी का, सोने का बना है तो आपको ज्ञात करना पड़ सकता है कि इसको बनाने में कितना पदार्थ लगा होगा। ये मान लें शंकु के आकार का, इसको मान सकते हैं शंकु के आकार का, बिल्कुल ऊपर से दिखने में एकदम सीधा है और नीचे से थोड़ा वर्ताकार नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाए तो शंकु कुछ इस प्रकार का होता है। अब ऐसा ही अगर बर्तन बना हो सीधा और आपको पूछा इसमें कितना पानी आ सकता है, कुछ ना कुछ वस्तु आ सकती है, कोई वस्तु भरी जाए, यानी इसका आयतन ज्ञात करना। तो देखा जाए तो यहाँ से इसकी सीधी ऊंचाई कहलाएगी ये, और ये वाला वर्ताकार भाग है, इसकी त्रिज्या होगी आर। अगर इसकी त्रिज्या आर है और इसकी ऊंचाई एच है, तब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हो सकता है भाई, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसके शंकु के आयतन का सूत्र होता है। यहाँ पर पाई का मान 3.14 या 22/7 जो भी कह रहा है लेना है। आर इसकी वर्ताकार भाग जो नीचे वाला है, आधा आर इसकी त्रिज्या है, एच इसकी सीधी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं लेनी है, ध्यान रखना हमेशा कैसी ऊंचाई लेनी है, सीधी। और सीधी और तिर्यक ऊंचाई में आपको पता है एक संबंध है कि एल बराबर क्या होता है भाई, √r² प्लस का एच स्क्वायर। यहाँ से कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको तिर्यक ऊंचाई दे भी रखी है तो भी आप एच ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या, यानी 2 चीजें दे रखी है तो तीसरी अपने आप ज्ञात कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये प्रश्नावली यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली, लेकिन कब शुरू कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे प्रश्न, जब तक आपको सूत्र याद नहीं है कुछ भी इसमें करना संभव नहीं। तो सबसे पहले तो सूत्र याद करना है, उसके बाद में जैसे भी प्रश्न कह रहा है उसको प्रश्न को पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाना है, और ध्यान रखना कि इसमें किस किस का सूत्र लगेगा, कौन से भाग जुड़े हुए हैं। कोई आपको सीधा नहीं देगा, 2-3 या तो घनाभ भी जोड़ेगा, उसमें बेलन भी जोड़ सकता है, आधा गोला भी जोड़ सकता है, ऐसा कुछ वस्तु बर्तन या देगा, उसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये सभी सूत्र अपने माइंड में याद करें, और सबका जो मान आएगा ना उसके पीछे घन इकाई लगेगा, ठीक है।
तो देखें, हमें उदाहरण नंबर 5 पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से संबंधित। और उदाहरण नंबर 5 में पहला प्रश्न दे रखा है, मैं किताब से पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। और प्रश्न कुछ इस प्रकार रखा है कि शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है, यानी ये कोई टिन शेड बना है जो ऊपर चद्दर से बना है, कुछ इस प्रकार का बना है। इसमें कोई ना कोई फैक्ट्री वगैरह चल रही है। ये शेड एक घनाभ के आकार का है। अब साइड से देखें तो बिल्कुल कैसा है, घनाभ के आकार का है, जिस पर एक अर्ध बेलन अध्यारोपित है। मतलब इसके ऊपर वाला भाग है ना, जो पैक किया बना, ये अर्ध बेलनाकार है। यानी एक बेलन होता है, उसको बीचों बीच से जिस प्रकार काटा जाता है अर्ध बेलनाकार बनता है, वैसा बना हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, देखो, यदि इस शेड के आधार की विमा है 7 गुणा 15, आधार की विमा है कितनी होगी, 7 गुणा 15। इसका मतलब ये इसकी लंबाई होगी 7 और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, सॉरी, लंबाई 15 और चौड़ाई होगी 7। घनाभाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है, हमें 8 दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। और दे रखा है तो शेड में समावेश हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है इस पूरे शेड में आने वाली हवा, मैंने कहा था कोई भी पात्र दे रखा हो उसके अंदर आने वाली ज्ञात करना हो तो हम उसका आयतन ज्ञात करें। इसका मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, एक बात समझ में आ गई, आयतन ज्ञात करना। और साथ में ये कह रहा है पुनः यदि ये मान ले कि शेड में रखी मशीनरी, अब देखो ये कोई फैक्ट्री चलती है, इसमें कुछ ना कुछ मशीनें रखी है, जहाँ पर मशीन आ गई है उसकी जगह तो हवा रहेगी नहीं, वो मशीन स्थान घेर लेगी। तो उस मशीन द्वारा घेरा जाने वाला स्थान आयतन कितना है भाई, 300 मीटर क्यूब। तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक, इसके अंदर 20 श्रमिक भी काम कर रहे हैं, उस प्रत्येक श्रमिक द्वारा 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है। तब शेड में हवा कितनी होगी, पाई बराबर 22/7 लेना है। हमें मशीनरी द्वारा घेरा जाने वाला आयतन कितना है भाई, मशीनरी द्वारा, तो मशीनरी द्वारा आयतन कितना घेरा जा रहा है, देखें तो देखो मशीनरी द्वारा घेरा जाने वाला स्थान कितना है, 300 मीटर क्यूब। और एक श्रमिक द्वारा कितना है भाई, प्रत्येक श्रमिक द्वारा या सभी श्रमिकों द्वारा कह देते हैं, तो श्रमिकों द्वारा कितना है भाई, श्रमिकों द्वारा हो जाएगा एक द्वारा 0.08 मीटर क्यूब, तो 20 से गुणा कर देंगे तो 20 का आ जाएगा। ये मीटर क्यूब किसका आ जाएगा, श्रमिकों। हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इस जो टिन शेड है, इसका मतलब सबसे पहले तो नीचे का भाग कैसा है, इसकी चारों दीवारें वगैरह मिलाएं एक कमरा मान सकते हैं, तो वो एक घनाभ के आकार का होता है। तो सबसे पहले हम एक घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे। उसके बाद में ऊपर उसके ऊपर वाला भाग है वो पूरा बेलन नहीं, आधा बेलन है, तो हम बेलन का आयतन ज्ञात करके उसमें 2 का भाग दे देंगे तो अर्ध बेलन का आ जाएगा। तो इस अर्ध बेलनाकार भाग की आयतन आ जाएगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे टिन शेड में आ सकने वाला आयतन ज्ञात हो सकता है। उसके बाद में माइनस क्या कर देंगे भाई, जो 300 मीटर और इन दोनों को जोड़ के कर देंगे माइनस, क्योंकि इसके अंदर ये पहले से मौजूद है। तो उसके बाद में इसका कितना आयतन होगा, कितनी हवा आ सकती है, वो हमें ज्ञात हो जाएगी। तो देखें, सबसे पहले तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है भाई, 15 मीटर। घनाभ के बारे में बात करें तो चौड़ाई कितनी दे रखी है भाई, 7 मीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 मीटर, ऐसा हमें दे रखा। अब बेलन के संबंध में, यानी जो इस बेलनाकार भाग है इसके संबंध में देखा जाए तो इसकी लंबाई क्या कहलाती है, इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हो गई, 15 मीटर। अब त्रिज्या कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक वर्ताकार भाग देखा जाए, यहाँ से आप इसको पूरा करें तो इसकी पूरी लंबाई, इसका व्यास है 7 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, 7/2 मीटर। अब हम लिखेंगे वांछित आयतन, जो भी होता है वांछित आयतन या अंदर आ सकने वाले हवा का आयतन कह सकते हैं, वो आयतन कितना होगा भाई, तो सबसे लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन प्लस अर्ध बेलन का आयतन, अर्ध बेलन का आयतन। हम घनाभ का आयतन और अर्ध बेलन का आयतन ज्ञात करके दोनों को जोड़ देंगे, जिसका कुल आयतन आ जाएगा। उसमें से माइनस क्या कर देंगे भाई, मशीनरी वाला और श्रमिकों वाला, तो 300 प्लस 0.08 गुणा 20, ये माइनस कर देंगे, तब हमें इसके अंदर आ सकने वाली हवा का आयतन पता चल जाएगा। अब टोटल आयतन ज्ञात करें। घनाभ के आयतन का सूत्र मैंने अभी लिखाया था, और आपको याद होगा कि घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और अर्ध बेलन, अब बेलन के आयतन का सूत्र याद रखें आप, तो पाई r² h, और अर्ध बेलन है तो 1/2 कर दें, आधा कर दें, माइनस क्या कर दें भाई 300 प्लस इसको गुणा करें, देखो 20 आटा कितना हो गया 160, और 160 लिख दें, और यहाँ से 2 संख्या बाद में पॉइंट है तो इधर से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दें, ये आ गया इसका। अब देखें हमारे पास लंबाई कितनी दे रखी है 15 गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है 7 गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 प्लस का 1/2
पाई बराबर ये कह रहा है 22/7 लीजिए, तो ये ले ली 22/7। अब आर 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दे, 7/2 7/2 आर स्क्वायर है तो गुणा ऊंचाई हमारे पास। अब ये ऊंचाई किसकी है भाई, बेलन की ऊंचाई, ये कितनी भी है, ये भी 15 ही है, और इसमें से माइनस कर दें कितना, इन दोनों को जोड़ दे तो हो जाता है 301.60। अब देखें इसको हल करें, ये कितना हो गया, 15 7 105, और 105 को 8 से गुणा करें, 40 8, ये हो गया 840। इस पूरे को गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 840 प्लस, यहाँ से देखा जाए इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, और इस 2 का भाग 22 में जाएगा 11 बार, तो ऊपर बच गया हमारे पास, एक बार लिख देता हूँ, 11 गुणा 15 7 कितना हो गया भाई 105, और अपॉन भाग में कितना आ गया 2 गुणा 2 कितना बच गया 4, और माइनस कितना करना है 301.60। अब देखें 105 को 11 से गुणा करना, और मैंने बताया था कि 105 कोई भी संख्या हो कितनी भी बड़ी हो उसको 11 से गुणा करना मतलब बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 5 का 5 लिखें, फिर 5 और 0 जोड़े कितना होगा 5, उसके बाद में 0 और 1 जोड़े कितना होगा भाई 1, और 1 का क्या लिखें 1, तो कितना आ गया 1155। तो हमारे पास आ गया 840 प्लस 1155/2 माइनस 301.60। अब देखें 1155 में भाग किसका देना भाई, 4 का भाग देना, सॉरी 2 नहीं है 4 का भाग देना, तो मैं 4 का भाग देता हूँ। तो 2 संख्या बाद में पॉइंट लगा दे, हमारे पास आ गया 840 प्लस 288.75 माइनस 301.60। अब देखें इससे आगे, अब हमें क्या करना 840 और इनको जोड़ना है, तो मैं लिख देता हूँ 840 इसके नीचे जोड़ दें, ये हो गया 7 5, ये हो गया 8 8 4 12 का 2 असल लगी 1, 8 2 10 और 1 11, और 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो 2 संख्या के बाद में पॉइंट, तो हमारे पास इसका जोड़ आ गया 1128.75। मैं इससे आगे का यहाँ लिखता हूँ। अब हमारे पास आ गया 1128.75, और माइनस का नाम है 301.60। करें माइनस, कैलकुलेशन में थोड़ी ध्यान रखना, यहाँ पर गलती सिर्फ कैलकुलेशन में हो सकती है और कहीं नहीं होने की संभावना नहीं है। पूरी पर्सनली कैलकुलेशन वाली है, आपकी कैलकुलेशन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। 1128.75 और इसमें से माइनस करना 301.60। अब देखें ये 5 और 7 में से 6 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 2 का 2 और 11 में से 3 गया 8, 827.15। तो हमारे पास उत्तर आ गया 827.15 मीटर क्यूब। यानी इस घनाभा का शेड के अंदर जो भी शेड बना है घनाभाकार और अर्ध बेलन से, इस शेड के अंदर अंदर आने वाली हवा का आयतन कितना हो जाएगा 827.15 यानी 15 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना होता है। ध्यान रखें इसको करते समय बिल्कुल चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों नहीं लग जाए, अभी प्रैक्टिस के तौर पर, तो आपको बिल्कुल रफ कॉपी लेके बैठना है। किसी भी मोबाइल वगैरह से कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी, इससे आपको परीक्षा में नुकसान होगा, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो बड़े शांत तरीके से आप करें और पूरी की पूरी कैलकुलेशन हाथ से करें, और ध्यान रखें किसको कहाँ पर कोई पीछे ना छूट जाए। समझ में आया होगा, नोट करें और समझें। तो देखें नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6 हमारे पास, और उदाहरण नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। ये कह रहे एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति कुछ इस प्रकार से एक गिलास बनी हुई है, बेलनाकार गिलास, ये बेलनाकार दिख रही है आपको गिलास वैसे भी। इसका आंतरिक व्यास, इसका व्यास कितना दे रखा भाई 5 सेंटीमीटर, तो ये भी सिरा कितना होगा 5 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2। परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ गोला। अब ये क्या करता है, गिलास वाला बाहर से दिखने पर जूस वाला दिखा रहा है, जो गिलास दे रहा है बहुत बड़ी दिख रही है और हमसे पैसे भी अच्छे खासे ले रहा है,
लेकिन ये देखो आजकल ऐसा ही होता है कि ऊपर से बाहर से दिखने में बिल्कुल शानदार बड़ी सी गिलास दिखती है, लेकिन बीच से जो नीचे से तली होती है इसकी उभरी हुई होती है, यानी नीचे इस प्रकार से एक अर्धगोला सा उभरा हुआ है। तो यहाँ पर इसके अंदर ये कह रहा है इसका आयतन ज्ञात करना है कि इसके अंदर कितना जूस आएगा। तो जूस कितना आएगा भाई, ये पूरा गिलास है, इसका आयतन ज्ञात करके उसमें से माइनस कर दे कौन सा अर्धगोला, क्योंकि जूस तो सिर्फ यहाँ तक ही भरा जाता है, इससे ऊपर ऊपर भरा जाता है, नीचे जूस आता नहीं, नीचे उभरा हुआ इसका पैंदा है, तला है, ठीक है। यानी ये ज्ञात करना है कि इसके अंदर कितना जूस आएगा, यानी वास्तविक तो यही होगा कि इसके अंदर आ कितना रहा है, और आभासी कौन सा हो जाएगा, बाहर से दिखने पर हम गिलास देखते हैं कि भाई इसके 50 रुपए लेगा तो आपको लगेगा कि हाँ इतनी बड़ी गिलास है तो इसमें बहुत सारा जूस आएगा, इतना जूस आ सकता है लगभग, तो इतने पैसे तो वाजिब है। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो इसमें कम आता है। तो आपको आभासी यानी बाहर से देखने पर कितनी हो सकती है उसको आभासी बोला जा सकता है। यानी आभासी धारिता कितनी होगी, धारिता मतलब आयतन ज्ञात करें, और वास्तविक मतलब इसके अंदर वास्तव में कितना जूस आता है उसकी भी धारिता ज्ञात करनी। तो सबसे पहले तो इसमें दो भाग दे रखे हैं, एक तो बेलनाकार भाग पूरा और एक अर्धगोला ये नीचे वाला। तो बेलन के संबंध में देखा जाए तो इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, अगर व्यास 5 है तो त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी जाएगी बेलन की 10 सेंटीमीटर। जब अर्धगोले के संबंध में देखा जाए, अर्धगोला हेमीस्फीयर के संबंध में देखा जाए तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 5/2, और तो कुछ चाहिए नहीं अर्धगोले में, बस यही चाहिए। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले तो इसकी आभासी धारिता ज्ञात कर लें कि बाहर से दिखने में ये कितनी धारिता लग रही है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसकी आभासी धारिता। वैसे प्रश्न में क्या क्या ज्ञात करना है, तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूंगा आभासी धारिता, बेलन की आभासी धारिता। बेलन क्योंकि गिलास कैसा है, बेलनाकार आकार का है, तो आभासी धारिता होती है देखो बेलन का आयतन, क्योंकि गिलास बेलन के आयतन का है। अब आभासी धारिता मतलब बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, उसमें से ये अर्धगोला माइनस नहीं करेंगे, आभासी मतलब सबसे बाहर से दिखने वाला भाग है, जिस प्रकार बाहर से पूरा बेलन दिखता है उसी प्रकार उस पूरे का आयतन ज्ञात करेंगे, हमें इतना अंदर जूस आ सकता है। और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की जगह यह कह रहा है पाई बराबर 3.14 लेना है, ऐसा हमें दे रखा है प्रश्न के अंदर। तो मैं लिखूंगा 3.14 गुणा त्रिज्या हमारे पास कितनी है भाई 5/2, और स्क्वायर है तो 5/2 कितनी बार लिख दें 2 बार, और ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ऐसा दे रखा है। अब यहाँ से देखा जाए तो इस 2 से ये कितनी बार कट जाता भाई 5 बार, और इस 2 से ये कितनी बार कट जाता 1.57 बार। अब हमें गुणा करना 1.57 और 5 × 5 25, 25 × 5 कितना हो गया 125। में एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ 1.57 गुणा 125, इनको आपस में गुणा करना है। गुणा करें भाई 3 से 7 पंजा 35 का 5 असर लगी 3 पंजा 25 और 7 दूनी 14 और 3 42 का 2 असर लगी 4। अब देखो 5 एकम 5 5 4 9 7 9 7 16 16 10 26 का 6 असर लगी 2 2 एकम 2 5 एकम 5 2 7 2 9 और 1 एकम 1, और 2 संख्या बाद में पॉइंट है तो 2 संख्या के बाद में हमारे पास कितना आ गया 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आ गया बेलन की आभासी धारिता आ गई है, ये बेलन की आभासी धारिता आ गई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है इस बेलन की वास्तविक धारिता इस गिलास की, यानी गिलास की आभासी धारिता तो आ गई है, वास्तविक धारिता क्या होगी इस आभासी धारिता में से मैं इस अर्धगोले का जो अर्धगोलाकार भाग है इसका आयतन माइनस कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता बराबर हो जाएगी आभासी धारिता, आभासी धारिता माइनस जो अर्धगोलाकार भाग है इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन, ये माइनस कर दें। तो आभासी धारिता हमारे पास पहले से कितनी है 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन कितना होता है भाई, अर्धगोले का आयतन का सूत्र लिखाया था 2/3 पाई आर क्यूब लिखाया था, तो मैं लिखता हूँ 2/3 पाई आर क्यूब 196.25 माइनस
2/3 पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान हमारे पास 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2 3 बार लिखना है क्योंकि क्यूब है। यहाँ से देखा जाए तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और इस 2 से ये कितनी बार कैंसिल आउट भाई 1.57 और नीचे क्या बच गया हमारे पास 2 गुणा 3 यानी 6 बच गया। तो आगे का भाग मैं यहाँ कर लेता हूँ, लास्ट वाला मैं यहाँ कर रहा हूँ पर देख लेना। हमारे पास ऊपर है 1.196.25 माइनस यहाँ से देखा जाए तो 1.57 गुणा 5 इंटू 5 कितना हो गया भाई 125 और अपॉन भाग में कितना आ गया ये 3 और ये 2, 3 गुणा 2 कितना हो गया 6। अब देखो अभी गुणा किया था कि ये इनको 1.57 और 125 को गुणा करने पर कितना आया था यहाँ पर 196.25, तो मैं लिखूंगा 196.25 माइनस इसको भी गुणा करने पर कितना आएगा भाई 196.25 और भाग किसका देना है 6 का। अब 196.25 में भाग देना है 6 का, तो सबसे पहले भाग गया 6 3 18 पीछे बचा 1, 6 दूनी 12 पीछे बचे 4 और 7 चंग 42 पीछे बचा 5 भाग गया नहीं 0 और 8 चंग 48 ऐसा कुछ आएगा। और यहाँ से देखा जाए तो जब भी देखो भाग में दो संख्या के बाद में अगर 5 से बड़ी संख्या आ रही है तो यहाँ पर +1 करके लिख दिया जाता है, यानी इसको लिख सकता हूँ 32.7, इस 0 में 1 जोड़ दें तो कितना हो गया 7 1, तो इसका मान कितना आ गया भाई हमारे पास 196.25 माइनस 32.71 भाग देने पर। अब क्या करेंगे 196.25 में से माइनस कर देंगे 32.71, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 2 गया 3 और 19 में से 3 गया 16, तो हमारे पास कितना आ गया भाई, तो इसकी वास्तविक धारिता आ गई 163.75 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा क्या है आंसर है। कुछ इस प्रकार से करना था। तो देखें नेक्स्ट उदाहरण नंबर 7 हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये कह रहे एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है, यानी ये खिलौना कुछ इस प्रकार का है जो अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है, कुछ इस प्रकार का कह सकते हैं खिलौना है और इसके ऊपर एक शंकु है, कुछ इस प्रकार का एक खिलौना है। और ये कह रहे इस शंकु की ऊंचाई कितनी रखी है भाई, इस शंकु की ऊंचाई कह रहे हैं यहाँ से उसकी ऊंचाई कितनी है, सिर्फ शंकु की ऊंचाई हमारे पास 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर। और इसके आधार का व्यास यानी शंकु के आधार का व्यास को इसके सीध का आधार का व्यास ये कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी व्यास की। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, हमें सबसे पहले इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना, तो खिलौने का आयतन कैसे होगा भाई, सबसे पहले अर्धगोले का आयतन और उसमें किसका आयतन जोड़ दूं शंकु का आयतन, तो खिलौने का आयतन ज्ञात हो जाएगा। और बाद में कह रहा है कि यदि एक लंबवर्ती बेलन इस खिलौने के परिगत हो यानी चारों ओर, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है यदि इसके बाद में इसके ऊपर एक बेलन डाला जाए तो इन दोनों का अंतर ज्ञात करना, तो जो खिलौने का आयतन तो पहले ज्ञात कर लेंगे और बाद में बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे, उसमें से खिलौने का आयतन माइनस कर लेंगे तो अंतर आ जाएगा। देखें सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है कि अर्धगोले के संबंध में देखा जाए, अर्धगोले के संबंध में r बराबर कितना देगा भाई 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। और बेलन के संबंध में देखा जाए, सॉरी शंकु के संबंध में, शंकु के संबंध में देखा जाए तो शंकु के संबंध में r बराबर कितना हो जाएगा, वही सेम रहेगी 2 सेंटीमीटर, दोनों की एक जैसे है r तो। और ऊंचाई h लिख दें, ऊंचाई h बराबर क्या होगी भाई, ऊंचाई कितनी होगी, देखो ऊंचाई हमें दे रखी है शंकु की ऊंचाई है सिर्फ 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद में बाहर वाला बेलन देखा जाए, बेलन के संबंध में देखा जाए तो इस बेलन के संबंध में इस बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी भाई 2 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन इसके परिगत बिल्कुल टच में रहेगा तो व्यास कितना होगा 4, तो त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई को लिख देता हूं मैं h डैश, और h डैश बराबर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये टच हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर, और आपको पता है इसके अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होता है अर्धगोले की त्रिज्या ही होती है, तो ये भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, यानी 2 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 2,
ऐसा कुछ हमें दे रखा है। तो 2 और 2 जुड़ के ये पूरा कितना हो जाएगा, इस पूरे लंबे वाले बेलन की लंबाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब करें क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन, और खिलौने का आयतन बराबर लिखूंगा शंकु का आयतन, या लिख दें अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और प्लस कर देंगे किसका, शंकु का आयतन, तो खिलौने का आयतन आ जाएगा पूरा का पूरा। और मैं यहाँ वापस यहाँ लिखता हूँ, अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा ही होता है। यहाँ से देखा जाए तो दोनों में 1/3 साथ में और क्या कॉमन आ सकता है, पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है। मैं ले लेता हूँ पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा 2, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, अंदर बचा 1 आर, प्लस 1/3 पूरा ही बाहर आ गया, पाई आर स्क्वायर चला गया, सिर्फ क्या बचा हमारे पास एच। और ये एच कौन सा है, शंकु की ऊंचाई, ध्यान रखना। उसके बाद में मान रखते हैं 1/3, और पाई का मान किताब वाला क्या कह रहा है भाई, कितना लेना है 3.14, तो बिल्कुल 3.14 ले लेंगे, गुणा आर स्क्वायर, तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर, गुणा 2 और आर का मान 2, और प्लस ऊंचाई हमारे पास कितनी दे रखी है इसकी 2। मैं लिखूंगा 1/3 गुणा 3.14 गुणा 4, और 2 गुणा 2 4, 4 प्लस 2 6। देखें आगे, अब 3.14 को 4 से गुणा करें, 4 चौक 16, 16 का 6, ऐसा लगी 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, पॉइंट है तो पॉइंट 4 3 कितना हो जाएगा 12, और भाग किसका देना इसमें, और इसको गुणा करना अभी भी किससे 6 से, और फिर भाग किसका देना है 3 का। अब 3 का भाग देखा जाए तो ये कितनी बार कट गया भाई 2 बार, तो हमारे पास ऊपर कितना आ गया, अब इसका गुणा कर लें 2 से, तो 6 गुणा 2 कितना हो गया 12 का 2 असर लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 असर लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2, तो हमारे पास कितना आ गया 25.12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन आ गया, खिलौने का आयतन हमारे पास आ गया, यानी 1% तो यहाँ पर इसके अंदर खत्म हो गया, यानी खिलौने का कुल आयतन कितना हो गया 25.12, यानी 1-2 सेंटीमीटर क्यूब। अब किसका आयतन ज्ञात करेंगे, बेलन का आयतन ज्ञात करके उसमें से खिलौने का आयतन कर लेंगे, तो आयतन का अंतर आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसमें अंतर, दोनों में अंतर कितना है भाई, अंतर बराबर लिखूंगा खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन, और माइनस कर देंगे बेलन का, सॉरी बेलन के आयतन में से किसका, क्योंकि बेलन बाहर लगा है ना, तो बाहर वाले में से अंदर वाला घटाएंगे, तो मैं लिखूंगा बेलन का आयतन, और उसमें से खिलौने का आयतन घटा लेंगे, माइनस कर देंगे खिलौने का आयतन। तो बेलन का आयतन हम कितना हो गया, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस खिलौने का आयतन ज्ञात कर लिया है 25.12, पाई की जगह रखे 3.14 गुणा आर की जगह कितना रखे भाई, आर का मान हमारे पास है 2, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुणा एच। अब इसके लिए एच डैश लेंगे, क्योंकि बेलन की ऊंचाई है एच डैश, तो एच डैश लेना यहाँ पर, और एच डैश कितनी दे रखी है 4। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य यही है कि ये इसकी ऊंचाई 4 लेनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, वो शंकु की ऊंचाई अलग थी, माइनस 25.12। अब यहाँ से गुणा कर लें, 4 चौक 16, और 16 को गुणा करना कितना 3.14 से, 16 चौक 64, असल लगी 6, 16 कम 16, 16 6 22 का 2, असल लगी 2, 16 3 48, 2 कितना हो गया भाई 50.24 माइनस 25.12, यानी बिल्कुल आधा हो रहा है, तो 50.24 में से 25.12 गया, कितना बचा भाई 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों का क्या आ गया, अंतर आ गया, और अंतर बेलन में से किसको माइनस कर दिया, खिलौने का आयतन। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ गया भाई
इन्हीं दोनों आंसर बिल्कुल एक जैसे ही आ रहे हैं, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको आशा है बिल्कुल समझ में आई आज की क्लास, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी क्लास देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको अच्छी लगी, कैसी लगी क्लास है, उसके बारे में आपका कोई रिएक्शन है बिल्कुल आना चाहिए। धन्यवाद।